श्री हरिहर हॉस्पिटल। मैं हूं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं कुल्लू अपडेट। आपने देखा होगा, अपनी आवाज़ उठाने के लिए चाहे कर्मचारी हो, पंचायत प्रधान हो, राजनेता हो या कोई अन्य संगठन हो, वो विभिन्न प्रकार के संगठन लोग बनाते हैं ताकि वो अपनी आवाज़ को प्रमुखता से उठा सके। कुल्लू ज़िले में अगर बात करें, पहली बार जो बाढ़ सदस्यों का एक बाढ़ संगठन नगर खंड में बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, इस बाढ़ संगठन जो शुरुआती तौर पर अभी है, 31 पंचायतों के जो बाढ़ सदस्य हैं इस पूरे संगठन में शामिल हुए हैं। और इन्होंने जो है अमित गौड़ को, जो चौकी डोभी पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, उनको जो है अध्यक्ष बनाया है। तो इस वक्त हमारे साथ अमित गौड़ जी हैं। अमित गौड़ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कुल्लू अपडेट की ओर से। अमित गौड़ जी, बात अगर बाढ़ सदस्य आप बने हैं, पहली बार आपने जो पंचायत में चुनाव लड़ा था, आपको क्या लगता है कि बाढ़ सदस्य की क्या भूमिका है पंचायत के विकास में? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो एक लोकतंत्र की जो एक खूबसूरती है वो है चुनाव। और जो चुनाव होता है वो होता है हमारा पंचायत स्तर से लेके हमारे लोकसभा तक। तो हम जानते हैं कि एक जो छोटा सा इलेक्शन होता है, जो एक हमारा मूलभूत जो विकास है वो एक वार्ड में होता है। तो जो एक इस बहुत बड़े जो हमारा जो लोकतंत्र है उसकी एक छोटी सी जो एक सबसे पहला फाउंडेशन, एक सबसे पहली जो पौड़ी है वो एक वार्ड है जी। तो विकास अगर वार्ड में हो तभी एक पंचायत सुदृढ़ बनेगी, और जब एक पंचायत सुदृढ़ बनेगी तभी हमारा एक विधानसभा क्षेत्र सुदृढ़ बनेगा। तो एक वार्ड सदस्य के रूप में इस बार मैंने जो इलेक्शन लड़ा था, तो मैं चाहता था कि सबसे पहले अपने वार्ड का विकास करूं, उसके बाद हम अपने पंचायत या अपना जो हमारा क्षेत्र आता है वहाँ पे विकास करें और एक नए आयाम स्थापित करें विकास के क्षेत्र में जी। बात अगर वार्ड सदस्य का आपने चुनाव लड़ा था और आप जीत गए हैं, आपको भी 1 साल हो गया अभी जी, चुने हुए जी। तो क्या कुछ आपने विकास कार्य जो अपने वार्ड में करवाए हैं? जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि जो हमारी जो पंचायत है वो अभी नई पंचायत बनी थी। तो उस पंचायत में सबसे पहले तो हमें बहुत सारी जो एक्चुअली जो हमारी शेल्फ बनी, शेल्फ के बाद वो आगे अप्रूव हुआ। तो थोड़ी सी मुश्किलात शुरू में, क्योंकि एकदम से हम नए सदस्य, तो हमें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस लेने में लगा। लेकिन अब जब हम आ चुके हैं इसमें, एक हम जान चुके हैं इस प्रक्रिया को कि किस तरीके से कार्य होते हैं, तो अब हमने शुरुआत की हुई है। बहुत से रास्तों के कार्य चल रहे हैं, जो हमारे सोलर लाइट्स है उस पर हम काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के कुछ एक जो नालियाँ वगैरह बन रही है, जो भी सरकार हमें दे रही है, हम उसे लागू कर रहे हैं अपने वार्ड में। तो हमारा मूलभूत जो हमारा लक्ष्य है वो यही है कि अपने वार्ड को सुदृढ़ बनाना और साथ ही साथ अपनी पंचायत को भी सुदृढ़ पंचायत बनाना जी। बात करें अगर, जैसे अभी आपने बीते दिन जो आपका रविवार को जो वार्ड सदस्यों का संगठन बना, क्या कुछ उस बैठक में डिसाइड और किस तरह से इसकी आगे की रूपरेखा रहेगी? जी, मैं आपके ज़रिए बताना चाहूँगा कि जो अभी मनरेगा जो एक सबसे मूलभूत हमारी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ग्राम पंचायतों के लिए, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है। तो इसके तहत अभी हमें ऊपर से जो हमारे वीडियो नगर है वहाँ से एक लेटर आया था कि अब जो मनरेगा में जो कार्य कर रहे हैं हमारे मजदूर, उन्हें उनकी वार्ड सदस्यों को ऑनलाइन हाजिरी लगवानी है। तो एक्चुअली अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी मनरेगा की दिहाड़ियाँ हैं वो 203 या 204 रुपये के करीब है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो समय निर्धारित किया है सरकार ने, वो 9 बजे से 11 बजे तक सुबह आपको हाजिरी लगानी है और एक शाम को लगानी है 3 बजे से 5 बजे के बीच में। अब हम देखते हैं कि मनरेगा में तो आसपास के लोग आते हैं काम करने, अब हम उनको बांध के नहीं रख सकते कि आपने सुबह इतने बजे आना और शाम को इतने बजे तक यहाँ पे काम करना है। तो ये जो समस्या आ रही थी, ये हर एक जगह आ रही थी। हमने अपने वार्ड में, अपने साथ की पंचायतों में बात की, सब ने कहा कि ये एक समस्या है। तो हमें लगा कि इस समस्या को उठाने के लिए हमें एक सबसे पहले संगठन बनाना पड़ेगा, ताकि हमारी आवाज़ को सरकार भी सुने, प्रशासन भी सुने। क्योंकि इसका या तो कोई और इसका अल्टरनेट देख सकती है सरकार या प्रशासन, क्योंकि इस तरीके से कार्य करने में हम लोगों को परेशानी आ रही है। तो ये संगठन बनाना तो हम तभी दिमाग में आ पाया कि जब हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, क्योंकि एक वार्ड सदस्य ही है जो उसे पंचायत में काम करना है ज़मीनी स्तर पे। उसके साथ क्या क्या मुश्किलात आ रही है, क्या क्या उसे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो उन सब को देखते हुए हम सभी ने सोचे कि हम भी एक अपना संगठन बनाते हैं। जैसे कि हमने देखते हैं कि प्रधान जो है, प्रधान का भी संगठन है, हमारे जो उप प्रधान है उनका भी संगठन है। तो जो एक पंचायती राज है, जो एक खूबसूरत इसकी जो हमारी प्रथा है उसको हम और सुदृढ़ करेंगे। हम उनके साथ, प्रधान संघ के साथ, उप प्रधान संघ के साथ, हमारा जो संघ है वो भी साथ मिलकर पंचायती राज को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आने वाले समय में।
जी, बात अगर वार्ड सदस्य की करें, वार्ड सदस्य का कहीं ना कहीं शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। जी जी क्योंकि आजकल जो भी काम होता है उसमें कागजी प्रक्रिया भी ज़्यादा होती है जी। और डिजिटल इंडिया का ज़माना है, डिजिटल तौर पर भी काफ़ी कार्य होते हैं। किस जी। तरह से आप मानते हैं कि एक जो वार्ड सदस्य का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है? जी, शिक्षित होना ज़रूरी है, ये तो मैं मानता हूँ, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो शिक्षित होना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ आप एक बात करें एक्सपीरियंस की, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी 1 साल जी। हुआ, तो कुछ समय तो हमें लग गया सीखने में कि भाई अब कैसे काम होना है, कहाँ कहाँ से किस तरीके से फाइल्स बनी है, कहाँ पे जाना है। तो शिक्षित होना भी एक ज़रूरी मानता हूँ कि एक ज़रूरी चीज़ है। साथ ही साथ इसमें एक एक्सपीरियंस होना भी बहुत बड़ी बात है कि आप एक एक्सपीरियंस भी हो, आपको हर एक चीज़ का पता भी हो, और साथ ही साथ शिक्षित होना। तो आपने जैसे भी बात कही कि आने वाला समय डिजिटल इंडिया की बात जो हो रही है हमारी, तो वो भी मैं मानता हूँ कि जी हाँ, शिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप साथ में जो हमारा जो एक एक्सपीरियंस बनता है किसी कार्य को करते करते, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपके कार्य करने की क्षमता में। जी, लोकतंत्र में देखा गया है कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि, जनता और अधिकारी, जी। इनका कहीं ना कहीं आपस में तालमेल होना जरूरी है, बिल्कुल। तभी जो कार्य है धरातल पर उतर पाते हैं। क्या मानना है आपका? बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि आपके बीच में एक सामंजस्य नहीं है, आप एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, तब तो कार्य होगा नहीं। और जनता जिसने आपको चुना है, या जो जनप्रतिनिधि और हमारे उनको चुना है, या जो हमारे प्रशासन में अधिकारी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे एक तालमेल है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसके बिना तो हम कोई कार्य कर नहीं सकते। तो हमें उनकी भी सुननी है, वो हमारी सुने, और एक बीच का जो रास्ता निकलता है कि क्योंकि हमारा सबका मेन उद्देश्य क्या है कि हमें विकास करना है, अपने क्षेत्र को आगे लेके जाना है। तो उसके लिए हम सभी के बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन है, एक जो हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, देखा गया है अक्सर जो लोगों की शिकायत रहती है कि पंचायत काम नहीं करती। जी, जी। देखा गया है कि जब ग्राम सभा की जब बैठक होती है, जी। उसमें कहीं ना कहीं लोग कम रुचि दिखाते हैं। जी जी जी। क्या कारण है और आखिर क्यों मानते हैं आप कि जब ग्राम सभा की बैठक होती है, जो जनता का क्यों आना जरूरी है? जो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो जी हाँ, ये बात पहले थी कि ग्राम सभा में इतने ज़्यादा लोग रुचि नहीं लेते थे। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे मैं अपनी पंचायत की बात करूं, तो पहले हमारी पंचायत लगभग अभी जो 3 पंचायतों में टूटी हुई है। तो वो आप देख लीजिए कि हमारा जो चौकी डोभी क्षेत्र आता है, वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सामने आता है। और जो हमारा जो लास्ट जो पहली पुईत पंचायत थी, तो उसका जो लास्ट सिरा था वो आपका बंदल में था। तो मतलब एक पूरी की पूरी वैली थी। और हमारा चलो जो था, हमारा जो ग्राम पंचायत का कार्यालय था, वो था बीच के एरिया में। लेकिन इतनी बड़ी पूरी की पूरी वैली के लोग एक दिन निकाल के, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ये रह सकता था कि लोग ना आए। लेकिन अब जब से छोटी छोटी पंचायतों का गठन हुआ अभी हाल ही में, जो पिछला हमने चुनाव लड़ा, तो उसमें एक ये चीज़ बेहतर हुई है कि जो हमारे पंचायतें छोटी छोटी होगी, उससे क्या हो गया कि जो हमारे लोग हैं वो आते हैं। अभी हमने देखा जितनी भी हमने दो ग्राम सभा हुई थी शायद अभी हमारी, क्योंकि कोरोना काल में 1-2 नहीं हो पाई, तो जितनी भी ग्राम सभा हुई वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई। बहुत सारे लोग आए, सब ने अपनी बातें रखी और सब ने अपने विषय रखे, तो हमने उनको नोट भी किया और उन पर आगे कार्य भी किए। जी, बात करें अगर मैं पंचायत से हटकर थोड़ी आपसे बात करूं, आपके पास कांग्रेस का भी प्रभार है और साथ में हमने देखा कि आप जो भूतनाथ पुल का मुद्दा है या कोई और जन समस्या है, उसको अपनी सोशल मीडिया पर खूब उठाते हैं। तो क्यों, क्या लगता है आपको, जो भी ये मुद्दे हैं, चाहे भूतनाथ पुल है, बुंतर पुल है, या कोई स्थानीय मुद्दा है, आखिर क्यों हल नहीं हो पा रहा है? हल नहीं हो पा रहा अब इसका तो हम अब जैसे भूतनाथ पुल की बात करें, तो सरकार क्योंकि आपके समय में सरकार को क्रिटिसाइज़ करना इसलिए भी बनता है क्योंकि हमने इस पुल के मुद्दे को उठाते उठाते आज तकरीबन 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल से सिर्फ एक जवाब मिलता जा रहा है सरकार से कि अब 3 महीने 6 महीने, ये तारीख। तो मतलब जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है, सीधी सी बात है। क्योंकि जब तक सरकार जो यहाँ पे हमारा जो प्रशासन है या जो हमारा विभाग है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी, तो वो भी इतना ज़्यादा रुचि नहीं लेगा। तो हमने देखा था कि जैसे बीच में इन्होंने कुछ कार्य किया, जैसे अभी हमने देखा उपचुनाव आ रहे थे, टेस्टिंग शुरू कर दी। अगर कार्य करना था तो शायद इस कार्य को बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन आज जब सब चीज़ें हो चुकी है, टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आती है कि भाई यहाँ पे बीच में पिलर लगाना पड़ेगा, इसका और अल्टरनेट कोई नहीं है। तो ये तो हमारे जो यहाँ पे लोकल जो हमारे एक छोटा सा मिस्त्री भी काम कर रहा है, उसने भी सबसे पहले यही राय दी थी कि बीच में आप पिलर लगा लीजिए और इस पुल को आप चालू कर लीजिए। तो इस तरह की जो ये बातें हैं या जो इस तरीके का जो एक रचा गया, शायद अब ये तो सरकार की ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है।
और हम देखते हैं कि हाँ, जैसे आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, चलो ये एक अलग हट के बात है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रतिनिधि है श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी कांग्रेस से, उन्होंने इस बात को बहुत ज़ोर शोर से उठाया विधानसभा में, हर जगह। और विधानसभा में जब भी वो ये बात करते थे, वहाँ पे जितने भी हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि थे वो हंसते थे कि आपके पास एक ही मुद्दा उठाने के लिए। तो इस तरीके से या तो हमारे विधानसभा के साथ तो देख सकते हैं हम कि सीधा सीधा भेदभाव हुआ है, क्योंकि हम आसपास के जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य चले हुए हैं। लेकिन जो हमारा जो बीच का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे या तो हमारे विधायक जी जब तक रोड पे ना बैठे, जैसे उन्होंने हॉस्पिटल के लिए रोड पे बैठ गए, तब जाके सरकार की आंखें खुली और उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर्स लाए। तो इस तरीके से एक भेदभाव करना, क्योंकि सरकार सबके लिए, सरकार कांग्रेस की नहीं है, सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर जी हैं, उनके लिए सब एक बराबर होनी चाहिए। और उनका जो विकास का फंडा है जो उन्होंने अपनाया हुआ है वो अच्छा है, लेकिन उसे जिस तरीके से ये भेदभाव की राजनीति के साथ मिलाया जा रहा है, ये एक जिसका हम आज के टाइम पे एक भुगत रहे हैं कि आज 4 साल होने को आ गया और भूतनाथ पुल वैसे का वैसे ही बना पड़ा। जी, आप एक युवा हैं और आप निजी स्कूल में भी कार्य कर रहे हैं, पंचायत का काम भी आपके पास है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं युवाओं का जो है राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है? जी, युवाओं का राजनीति में आना ज़रूरी है। मैं भी एक छात्र राजनीति से ही मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2008 से, कुल्लू कॉलेज से ही। तो युवाओं का आना इसलिए भी ज़रूरी मैं मानता हूँ क्योंकि युवा में जो शक्ति है या जो युवा के अंदर जो जोश होता है कार्य करने का, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इस उम्र में आपके अंदर ये होती है कि हमने कुछ करके दिखाना, कुछ अलग से करके दिखाना है। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि हमारे जो युवा है, जैसे आज के समय में बहुत से हमारे जो साथी है, वो चाहे किसी भी संगठन से थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं आगे कार्य कर रहे हैं, राजनीति में कार्य कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास में कार्य कर रहे हैं। तो उनका एक अच्छा एक जो अपने क्षेत्र को आगे लाने में योगदान रह रहा है। तो इसीलिए युवाओं को आगे आना चाहिए, वो चाहे किसी भी राजनीतिक संगठन से हो, ताकि हम अपने, क्योंकि हम सबका राजनीति में आने का मेन जो अर्थ है वो यही है कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें। तो हमें क्षेत्र के विकास के लिए युवाओं को आगे लाना चाहिए और उनकी पूरी की पूरी भागीदारी रखनी चाहिए। जी, आखिर में आपसे एक सवाल पूछकर जो इंटरव्यू को समाप्त करना चाहूँगा कि जो आपका बाढ़ संगठन है अभी खंड स्तर पर बना है, अभी जिले स्तर पर भी बनेगा, किस तरह से जो बाकी जो खंडों के जो है बाढ़ सदस्य हैं आपसे जुड़ सकते हैं, कैसी आपकी रूपरेखा रहेगी और किस तरह से आप उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे? जी, सबसे पहले यही जो हमने संगठन बनाया, क्योंकि सबसे पहले तो हमें खुद बनाना था, क्योंकि जब तक हम खुद क्योंकि शुरुआत तो किसी को करनी थी, तो हमने सोचा कि पहले हम शुरुआत करते हैं। अब हमारा कुल्लू ब्लॉक है, कुल्लू विकास खंड है, साथ में हमारा बंजार है, निरमंड है, आनी है। तो हम चाहते हैं कि वो भी अब अपने संगठन बनाए आप अपने क्षेत्र में, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, एक शक्ति लेके हम किसी बात को आगे नहीं रखेंगे, तब तक सरकार पे या प्रशासन पे उतना ज़्यादा उसका असर नहीं होता है। तो जब हम एक होके किसी कार्य के लिए किसी बात को सरकार के सामने रखेंगे, तो उसके लिए हम सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से कुल्लू विकास खंड के हमारे बंजार, निरमंड, आनी जितने भी विकास खंड है हमारे कुल्लू ज़िला में, उन सबके वार्ड सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो सभी आप अपने संगठन बनाएं, आप हमसे जुड़े, आप हमसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी रूपरेखा बनाई, किस तरीके से हमने कार्य किया, और एक इसे हम बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि एक बाढ़ का संगठन बनना उसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल एक मूलभूत स्तर पे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक बाढ़ का जो सदस्य है वो अपने बाढ़ में हर एक व्यक्ति को जानता है, क्योंकि और वहीं से ही पंचायत के प्रधान का चुनाव होता है, उप प्रधान, चाहे हमारे बीडीसी, जिला परिषद, हमारे एमएलए, हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि। तो बाढ़ का एक जो सदस्य है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक जो हमारे विकास खंड है वहाँ के जितने भी वार्ड सदस्य हैं, जितनी भी पंचायत होंगे, वो इस तरफ आए और हम सभी मिलकर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैं यही चाहूँगा आपके। जी, अमित गौड़ जी, आपका कुल्लू अपडेट से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित गौड़ जो नगर विकास खंड की पंचायतों के वार्ड पंच के संगठन के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बताया कि जो वार्ड सदस्यों को जो कार्य करने में दिक्कतें आती हैं उनको हल करने के लिए और प्रमुखता से अधिकारी और सरकार तक पहुंचाने के लिए ये संगठन बनाया गया है। उनका कहना है कि हालांकि अभी ये संगठन खंड स्तर पर बनाया गया है, लेकिन अब ये जिला स्तर पर भी चारों ब्लॉकों में इस संगठन को खड़ा करेंगे और सरकार के समक्ष वार्ड सदस्यों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। ताज़ा तरीन अपडेट देखने के लिए आप बने रहें कुल्लू अपडेट के साथ।